शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशन आपके चल रहे थे। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वो कहते हैं स्मॉल आर व कैपिटल आर त्रिज्याओं वाले दो संकेंद्री खोखले गोलों पर आवेश कैपिटल क्यू इस प्रकार वितरित किया गया है कि इन गोलों के आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है। छोटे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। संकेंद्री है मतलब दोनों का जो केंद्र है वो एक ही है। मानकर चलिए ये केंद्र बिंदु है और ये इनका छोटा गोला है। ये इनका छोटा गोला है। छोटा गोला है और ये बीच में केंद्र है। मानकर चलिए इसके बाहर कोई बड़ा गोला है। मानकर चलिए छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, स्मॉल आर तथा बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर और छोटे गोले की त्रिज्या छोटा आर है। छोटे गोले पर आवेश Q1 व बड़े गोले पर आवेश Q2 है। बड़े गोले पर आवेश Q2 बड़ा छुट्टी इस तरह से Q1 और ये Q2। मानकर चलिए दोनों का ये क्या कहते हैं आगे, आवेश Q इस प्रकार वितरित किया गया है कि दोनों गोलों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है। यानी कि बाहर से जो कैपिटल Q आवेश दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है कि दोनों के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा यानी समान रहे। तो पहली ही शर्त से क्या हो जाएगा, कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा पहली शर्त से, क्योंकि बाहर से जो आवेश दिया गया है वो इन गोलों को दिया गया है कैपिटल Q, और क्योंकि दोनों गोलों की त्रिज्या अलग अलग है और आवेश इस प्रकार वितरित हो जाता है कि दोनों गोलों के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा समान रहे। तो पहले गोले का पृष्ठ घनत्व क्या मान लेंगे, सिग्मा 1 मान लेंगे। दूसरे गोले के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 2 मान लेंगे, सिग्मा 2। अब क्योंकि जो छोटा वाला गोला है वो बड़े गोले के ठीक अंदर है, संकेंद्री है ना, दोनों के केंद्र बिंदु एक ही हैं, तो गोला छोटा वाला वो बड़े गोले के अंदर है, जिसके कारण हो जाएगा कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। यानी जो बाहर से आवेश दिया जाएगा वो Q1 और Q2 में विभक्त हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे दोनों पक्षों को, लेफ्ट और राइट साइड बनने के इसमें दोनों पक्षों को Q1 से, दोनों पक्षों को Q1 से भाग देने पर भाग करेंगे तो प्राप्त होगा कैपिटल Q अपॉन Q1। LHS और RHS दोनों को Q1 से हम भाग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q1 इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q1, क्योंकि Q1 से भाग करता है, Q1 अपॉन Q1 प्लस ऐसे यहाँ पर आगे हो जाएगा Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन
Q1। कुछ इक्वेशन ये इस प्रकार से हो जाएगी, क्योंकि दोनों पक्षों को हमने क्या किया, Q1 से भाग दे दिया। भाग दे देंगे तो Q1 से Q1 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा कितना, एक बार ये डिवाइड हो जाएगा। जो बचेगा उसको लिखेंगे कैपिटल Q इक्वल टू, बचेगा यहाँ पर 1 प्लस Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1। आप इसी को इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं। ये कैसे भूल जाते हैं, Q अपॉन Q1, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब प्रश्न की दूसरी शर्त क्या कह रही है, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार वितरित है कि दोनों का पृष्ठ घनत्व समान है, दोनों गोलों का पृष्ठ घनत्व समान है। तो लिखेंगे चुंबी का चिन्ह लगाकर, दोनों गोलों का पृष्ठ घनत्व समान है। पृष्ठ घनत्व समान है, तब क्या हो जाएगा, देखिए पहले गोले का पृष्ठ घनत्व क्या माना है आपने, छोटे गोले का पृष्ठ घनत्व माना है सिग्मा 1 और बड़े गोले का पृष्ठ घनत्व माना है आपने सिग्मा 2। तो दोनों के पृष्ठ घनत्व सिग्मा बिल्कुल बराबर है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 ये हो जाएगा। अब इसके पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, लेकिन जो छोटा गोला है उस पर आवेश Q1 है और मानकर चलिए इसका क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्या अलग है तो A1 हो जाएगा, और जो बाहर वाला आपका गोला है उसकी त्रिज्या अलग है तो इसका क्षेत्रफल A2 हो जाएगा। तो लिखेंगे Q1 अपॉन A1, ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा Q2 अपॉन A2, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएंगी। अब आपके पास में Q1 तो दे रखा था क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन A1 की कोई वैल्यू नहीं है। सूत्र होता है क्षेत्रफल का, क्योंकि गोल आकार है इसका, गोला है ये, तो इसका सूत्र होता है आपके पास में 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर Q1 अपॉन 4 पाई। अब देखिए छोटा गोला है, छोटे गोले की त्रिज्या आपने कितनी मानी है, छोटा r मानी है, तो इसके स्थान पर छोटा r रहेगा, छोटा r स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर सिग्मा 2 के स्थान पर Q2 अपॉन 4 पाई, और ये बड़ा गोला है और बड़े गोले की रेडियस आपने मानी है कैपिटल R, हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। बराबर में है तो 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिखेंगे, यहां बचेगा Q1 अपॉन R स्क्वायर, Q1 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू, और यहां बचेगा Q2 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कुछ ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। आपको यहां से क्या करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपको Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है, Q2 अपॉन Q1 की। यहां से इस इक्वेशन से आपको Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं साफ कर दे रहा हूं, ये वैल्यू है Q1 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू, और Q2 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इसमें से हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, हमको वैल्यू चाहिए Q2 अपॉन Q1 की, तो इसी को हम करेंगे इक्वेशन को Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन
Q1 हो जाएगा। अब Q1 के मल्टीप्लाई में कैपिटल R स्क्वायर है तो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर ये हो जाएगा। चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अब दो इक्वेशन आपके पास में है। पहली इक्वेशन पहले बनाई थी आपने जब दोनों पक्षों को Q1 से आपने डिवाइड किया था। तो डिवाइड करने के पश्चात में बीच की वैल्यू कट जाएगी क्योंकि Q1 प्लस Q2 तो यहाँ पर Q1 से Q1 कट गया, बचा 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 और यहाँ पर कैपिटल Q चल रहा था क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो Q1 है इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन रही थी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 2 से किसकी वैल्यू Q2 अपॉन Q1 का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर अब मैं नीचे का साफ कर देता हूं। समीकरण 1 को साफ नहीं करूंगा क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। समीकरण नंबर 1 ये है तो हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q1 इक्वल टू 1 प्लस Q2 अपॉन Q1। Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू कितनी है, स्मॉल कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये वैल्यू है आपके Q2 अपॉन Q1 की। ये वैल्यू आपने समीकरण नंबर कहाँ रखी है, समीकरण नंबर 1 में रखी है। ये समीकरण नंबर 1 है आपकी। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ाओ इसको, हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q1 इक्वल टू, त्रिची गुणा करेंगे, स्मॉल r का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। पलट लीजिए क्योंकि आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, Q1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ से Q1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो Q1 है डिवाइड में है, इधर जाके किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा और उनके पक्ष जो है वो चेंज हो जाएंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर ब्रैकेट में, और इनके बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में कैपिटल Q में यहाँ लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई में आप समझना क्योंकि आगे जगह थोड़ी कम है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, Q2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार Q2 की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, यानी जो बड़ा गोला है उस पर आवेश की मात्रा आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हमने Q1 यानी छोटे गोले पर आवेश की कितनी मात्रा है वो हमने ज्ञात की है। कैसे ज्ञात की है, क्योंकि कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 वाली इक्वेशन बन रही थी। कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 वाली इक्वेशन ये बन रही थी। हमने क्या किया, दोनों पक्षों को Q1 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब क्या करेंगे, आवेश Q2 की वैल्यू डिवाइड करने के लिए दोनों पक्षों को अब Q2 से आप डिवाइड कर सकते हैं।
Q2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन सेम करेंगे तो इस प्रकार से जो Q2 की वैल्यू है आपको प्राप्त होगी कैपिटल Q और ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर पूरे के बटे स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। Q1 और Q2 दोनों की अलग अलग वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कैलकुलेशन भी हमने की है। अब क्या याद करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे। तो ध्यान देंगे जो आपका बड़ा गोला है, बाहर वाला गोला है, उसके कारण छोटे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 हो जाएगी। बड़े गोले के कारण अंदर वाले छोटे गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर चूड़ी का चिन्ह लगाकर, बड़े गोले के आवेश Q2 द्वारा छोटे गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र 0 है। यानी Q2 के कारण अंदर वाले गोले पर किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान कर चलिए अंदर वाला गोला है ही नहीं। अंदर वाला गोला जब नहीं है तो आवेश Q2 की मात्रा इसके बाहरी पृष्ठ पर ही फैल रही है। आवेश Q2 की मात्रा इसके केवल बाहरी पृष्ठ पर ही फैल रही है। अंदर जो आवेश है वो 0 हो जाएगा, और जब अंदर आवेश 0 हो जाएगा तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। इसके आंतरिक बिंदु पर कहीं पर भी आप याद कर सकते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। लेकिन जो छोटा गोला है इसके अंदर है, तो अंदर छोटे गोला है उसके पृष्ठ पर कहीं पर भी बाहर वाले आवेश यानी Q2 के कारण कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए अंदर वाला गोला तो अलग है, अब इसके अंदर जो आवेश रखा है Q1, इसके कारण इसी के पृष्ठ पर ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसी के ही कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे इसलिए अगर चिन्ह लगाकर छोटे गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ क्या है, छोटे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, छोटे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब छोटे गोले पर हम ज्ञात कर रहे हैं और यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो सूत्र है हमारे पास E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। छोटे गोले पर आवेश आपने Q1 माना है और इसकी त्रिज्या मानी है आपने स्मॉल r स्क्वायर। मात्रक है इसका न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी अंकित वैल्यू हमको देनी रखी है। लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तब भी कोई बात नहीं है। मान रखेंगे Q1 का और हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, और Q1 की वैल्यू आपके पास में है कैपिटल Q इनटू स्मॉल r स्क्वायर पूरे के बटे कैपिटल R स्क्वायर प्लस
स्मॉल आर स्क्वायर पहले है, चलो पहले ही लो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस में है। स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और बाहर जो है वो आर स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई वाला, तो ये चलेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और जो बचा उसको लिखेंगे। इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। इतनी वैल्यू क्षेत्र का छोटे गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न होगी। ये आपका सोल्व हो चुका है। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है, लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तब भी कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी वैल्यू हमको अंकों में नहीं दे रखी है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें थ्योरिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि भवन की चोटी पर लगी नुकीली छड़, भवन बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है, इमारतें होती है, मीनार बनाते हैं लोग बहुत ऊंचे, तो उन पर क्या है, नुकीली छड़ लगा देते हैं जो कि ताड़ित आघातों से भवन की सुरक्षा करती है। तो प्रश्न में पूछा है कि भवन की चोटी पर लगी नुकीली छड़ ताड़ित आघातों से भवन की सुरक्षा किस प्रकार करती है। तो जब कोई आवेशित बादल भवन की चोटी से गुजरता है, समझ लेके कोई बिल्डिंग बना लो आप, बहुत ऊंची इमारतें जो होती हैं उन पर बिजली गिरने का खतरा बना रहता है। बिजली गिरने से काफी मात्रा में नुकसान होता है, धन की हानि होती है, और कभी कभी घटना इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि बहुत लोग मर जाते हैं और बहुत लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का घुटना, किसी का कुछ टूट जाता है दुर्घटना होने से। मानकर चलिए कोई भवन है या कोई मीनार, मान लो ये कोई मीनार है, इसकी जो ऊंचाई है मानकर चलिए 5000 मीटर की इसकी ऊंचाई है, यानी टोटल ऊंचाई कितनी है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर बना दिया तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये 5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई वाली ये मीनार है। अब क्या करेंगे इंजीनियर जो होंगे, इसको बनाने वाले इंजीनियर क्या करेंगे, इसके ऊपर इस वे पर तार बना देंगे, एक बहुत नुकीला तार। कितना नुकीला, जितनी त्रिज्या बहुत कम करते जाओ, जितनी ज्यादा कम त्रिज्या होगी ऊपर नुकीली सिरे की, तार उतना ही अच्छा कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, यानी हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन रेडियस है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। मानकर चलिए तार की त्रिज्या स्मॉल r है, और r की वैल्यू को यदि 0 मान लिया जाए, यदि r इक्वल टू 0 हो, तो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो r की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, r की वैल्यू पॉइंट में लिख सकते हैं, r इक्वल टू 0.00001 सेंटीमीटर भी आप कर सकते हैं, यानी r की वैल्यू जितनी कम होगी, सिग्मा यानी पृष्ठ तनाव जो होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा, उसकी वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। तो क्या होता है, जब कोई भी आवेशित बादल इस मीनार की चोटी से गुजरता है, तो ये जो तार लगा रखा है, अपने नुकीला सिरा लगा रखा है, इस नुकीले सिरे पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसका जो संबंध होता है सीधे इसके द्वारा चलते ग्राउंड से हो जाता है। ग्राउंड यानी अर्थ से हो जाता है,
अब मानकर चलिए आवेश जो है वो बादल का, ये कोई बादल है और इसका धन आवेश लेकर ये चल रहा है मानकर चलिए। तो अगर ये धन आवेश लेकर चल रहा है तो तार के नुकीले सिरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा ताड़ित द्वारा। ऋण आवेश उत्पन्न होने से दोनों ही आवेश नेगलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि इस तार के द्वारा होते हुए यह बिजली, आकाशीय बिजली इस अर्थ में चली जाएगी, यानी धरती में चली जाएगी, जिसके कारण बिल्डिंग को कोई भी हानि नहीं होगी। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि जो तार आपका नुकीला है, इसकी जो नुकीले सिरे की त्रिज्या है, नुकीले सिरे की त्रिज्या जितनी कम होगी आवेश का पृष्ठ घनत्व तो उतना ही अधिक होगा, जिसके कारण ये बिजली नीचे ही नहीं आएगी। सीधी बात तो ये है। यदि R इक्वल टू कम हो, बहुत कम हो, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, बहुत अधिक होगा, जिसके कारण विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा इसके नुकीले सिरे पर, और ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे आवेश। क्योंकि प्लस और माइनस के एक बैटरी आप लेते हैं और प्लस माइनस से एक दूसरे को कराते हैं तो क्या होता है, प्लस से निकलकर आवेश माइनस में चला जाता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों आवेश बराबर ना हो जाए, या दोनों आवेश बिल्कुल खत्म ना हो जाए। तो सेम कंडीशन यहाँ पर बन रही है। यदि बादल धनावेश लेकर चल रहा है तो इसके तार के नुकीले सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, और ये तब तक उत्पन्न होता रहेगा जब तक कि बादल पर आवेश की मात्रा 0 ना हो जाए, यानी Q इक्वल टू 0 ना हो जाए, तब तक इसके नुकीले सिरे पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता रहेगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये आवेश किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, बादल के आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। तब तक होता रहेगा जब तक कि बादल के पास में आवेश है। जब इसका आवेश 0 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और भवन या इमारत बहुत बड़ी ऊंची होती है। दूसरा कारण ये भी है कि आकाश के कारण अचानक से बिजली गिर जाती है। अब देखिए, जब बिजली गिर जाती है तो ये जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होती है, बिजली गिरने की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि तार के नुकीले सिरे पर विपरीत प्रकार के आवेश बनने का समय ही ना मिले, तो कुछ समय बचेगा तो उतने समय में ये आकाशीय बिजली इस तार से होते हुए अर्थ में चली जाती है, और बिल्डिंग को कोई भी हानि या नुकसान नहीं होता, बिल्कुल सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। ये जो नुकीला तार लगाया जाता है बहुत बड़ी ऊंची इमारतों पे लगाया जाता है, जिनमें बिजली गिरने की संभावनाएं बहुत अधिक बनी रहती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं।